11th we'll focus on the next property of periodic property, that is ionization potential, ionization energy, or ionization enthalpy. It's represented as delta H and IE also. Now if you remember that in ionization potential you were seeing that the particular atom was there and electrons were placed in it, and you were removing the electrons from their outermost orbit. So this particular, suppose karo I want to remove this particular electron from its outermost orbit from this particular atom, so that time I need an energy. That energy is known as ionization energy. Now what is happening, this particular atom should be in a gaseous state. Atom जो होगा वो भी gaseous state में होगा, और जब उसमें when this particular electron is being removed, then also it will be in the gaseous state, but now it will form an ion. ठीक है, एक आयन बना लेगा. दिस विल बी ऑल्सो अ गैशियस स्टेट. सो दिस इज द केस ऑफ योर आयनाइजेशन पोटेंशियल और enthalpy, that you need an energy. So what you are doing, suppose the amount of energy required to remove the most loosely bonded electron from the isolated gaseous atom to form a gaseous ion, that energy is known as your ionization potential, ionization energy, ionization enthalpy of that atom, right? So suppose we are, this is the case of mostly the metals one. तो metals जो है आपको gaseous state में लेना है, उसमें आपने एक electron remove कर दिया है, तो it will form you an ion. It will also be in a gaseous state. An electron is being removed, एंड दैट टाइम यू नीड एन एनर्जी. एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो इसीलिए मैंने पॉजिटिव एनर्जी लिख दिया है, जिसको हमने डेल्टा एच आई से रिप्रेजेंट करा रखा है, और आई ई. ठीक है. अब नाउ एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी, दिस इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रोवोल्ट्स में मेजर करते हैं, और जैसे इसकी यूनिट होती है के जूल मोल -1. दिस इज एक्सप्रेस्ड इन दिस थिंग. तो बेसिकली व्हाट हैपन कि आप इसमें ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही समय एक ही इलेक्ट्रॉन निकले. अब सपोज़ करो एक पर्टिकुलर आपने एटम जो लिया रखा है, उसमें एक बार एक इलेक्ट्रॉन निकला, जो ऊपर का ही केस था, उस समय आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 लगी. ऐसी अब इसी में से दिस पर्टिकुलर आयन में 1 मोर इलेक्ट्रॉन इज़ बीन रिमूव्ड, सो +2 अब एक और इलेक्ट्रॉन हो गया. तो ये यहाँ पे ये एक यूनी पॉजिटिव आयन बना है, और यहाँ पे वो डाई पॉजिटिव बना. ऐसे आप निकालते चलो, थर्ड तक आप निकाल सकते हो, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी हर बार अलग है. आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 है. अब इसी में जो डाई पॉजिटिव आपका आयन है, उसमें से आपने फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो M+3 हुआ, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिखा, तो ये +3 हो गया. अब ये ट्राई पॉजिटिव आयन बना. Now every time you are seeing, you are getting different ionization potential. First ionization potential, second ionization potential, third ionization, and so on. It can be. तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे फर्स्ट, जैसे आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो इस समय एनर्जी आपको कम लगी होती है, लेकिन अब ये एक आयन बनी है. अब आप जो नेक्स्ट स्टेप से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वो एक आयन से निकालो, वो ऑलरेडी स्टेबल है, और उससे आप निकाल रहे हो, तो यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई. अब थर्ड केस है, उसमें फिर वो आयन बन चुका है, डाई पॉजिटिव आयन, उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो यू नीड मच मोर हायर एनर्जी. तो इफ़ यू वांट टू कंपेयर दीज एनर्जीज, देन व्हाट विल बी द केस, सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन है, ये है, फर्स्ट वाली है. फिर उसके बाद बढ़ती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. आप ऐसे लिख लो, चाहो आप इसको ऐसे लिख लो, ये सबसे ग्रेटर है, फिर उससे कम होती जाएगी, और उससे कम होती जाएगी. अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, आप 4 भी यूज़ कर सकते हो. तो ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द सिनेरियो ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज. यू कैन कंपेयर इट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, वाई दिस इज़ हैपनिंग. ये तो एक जनरल आइडिया हमने लिया, अब अंडरस्टैंड करें क्यों ऐसा हो रहा है. चलो लिथियम का देखते हैं. 3 एटॉमिक नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. सपोज करो आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया, तो लिथियम में प्लस चार्ज हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब यहाँ पे आपने जो एनर्जी यूज़ करी थी, वो IE1 लगी. ठीक है. अब इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 हो गया है. नाउ इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस पर्टिकुलर मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है, ये जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, एंड देन टू यू वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, देन दैट टाइम ये एक कम्प्लीटली फिल्ड शेल है,
और आप इसमें से अब रिमूव करना चाह रहे हैं, तो अगर आप रिमूव करेंगे एक और इलेक्ट्रॉन और +2 इस पर चार्ज कराते हैं तो ये 1s1 हो जाएगा। तो यू नीड मच मोर लार्जर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फॉर्मेट, है ना। तो इसीलिए ये हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, जो भी आप देखोगे कि अगर आपको कभी हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड में से शेल्स में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इस केस में क्या था, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये आपको एक नोट डाउन रखना पड़ेगा कि व्हेन यू आर सीइंग द कम्प्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड कंडीशन आप देखते हो तो उसमें आपको यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस केसेस में आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी मच हायर। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस होगी, ये क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। दैट्स वाई द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मोर कंपैरिजन टू फर्स्ट आयनाइजेशन। नाउ देर आर मैनी फैक्टर्स ऑल्सो विच यू हैव टू फोकस। जैसे हमने क्लास 10th में हमने एक सिंपल सा देखा था साइज ऑफ एटम, और हमने न्यूक्लियर चार्जेस को इन दो को लेके चले थे बस आप। लेकिन नाउ यू हैव मोर थिंग्स ऑल्सो, यू हैव स्क्रीनिंग इफेक्ट्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। Now we'll focus on these factors: size of atom, nuclear charge, screening effects or shielding effect, electronic configuration and penetrating effect of electrons. Now we'll talk one by one. Suppose if your size of atom, what does it mean? Suppose करो I am making a diagram. I have made two atoms, ठीक है। In this case you are seeing that electronic 281 का केस है और ये 2,1 है। Now you see the size of the atom indicates the डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, और ये इंडिकेट करता है आपका कि नंबर ऑफ शेल्स को कितने हैं इसमें। अब जैसे यहाँ कंपेयर करिए, टोटल 3 शेल्स हैं और यहाँ आप कंपेयर करिए देयर आर 2 शेल्स, तो ऑटोमेटिकली बाय टर्म्स ऑफ शेल्स से ही आप इंडिकेट कर सकते हैं इसका एटॉमिक साइज़ बड़ा है कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर है। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या है, जब न्यूक्लियस, आपको मालूम है न्यूक्लियस इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, तो देयर इज ऑलवेज अ न्यूक्लियर पोलर एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, ऑल दैट इलेक्ट्रॉन्स, ये हों कोई भी, यही नहीं, हम लोग ने आउटर मोस्ट पढ़ा है, लेकिन एक बात याद रखिए, न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ ये भी अट्रैक्ट होंगे, ये भी। अब ये बहुत करीब है तो इनसे ज़्यादा इनका अट्रैक्शन होगा, ये थोड़ा दूर हो गए थोड़ा कम है, यहाँ काफ़ी दूर हो गए तो ये अट्रैक्शन कम हो गया है, ठीक है। बट इफ़ यू कंपेयर दिस पर्टिकुलर एटम, तो ये न्यूक्लियस ये भी है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के बहुत करीब है तो ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो यू वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन दिस पर्टिकुलर केस, द फर्स्ट केस, तो यहाँ आपको लेस एनर्जी की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, तो जो न्यूक्लियर पुल लग रहा है न्यूक्लियस की वजह से वो लेस है, तो आपको यू नीड लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल ओवर हियर, राइट। ओवर हियर न्यू नंबर ऑफ शेल्स भी कम है, डिस्टेंस भी कम हो गया है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस पुल इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो ज़्यादा है, तो ओवर हियर यू नीड लार्ज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी। तो नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ एटम। नाउ लेट्स कम टू द न्यूक्लियर चार्ज। इन दिस डायग्राम ओनली we can focus on it about the nuclear charge. You know the nuclear charge is always depending on the this thing, the protons, positive charge on the nucleus, ठीक है। और आपको ये बात भी मालूम है कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो हमेशा एक ग्रेटर एक्सटेंट से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, जो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको भी अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। So in that particular case again when you want to remove the electron you need to have large amount of energy। अब इसमें देखिए कि ज़्यादा जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उस केस में आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो दैट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 2 पॉइंट्स समझ में आएंगे कि न्यूक्लियर चार्ज इज़ लार्ज, so at that point the ionization energy will also be large and vice versa, ठीक है। अगर ये लेस है तो आपका ये भी लेस होगा, ग्रेट है ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा। और एटॉमिक साइज़ में आपने क्या देखा था, एटॉमिक साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, लेस होगा या डिक्रीज़ करेगी इसकी वैल्यू, ठीक है।
Now screening effect, shielding effect, definitions are detailing is asked is very important point. इसके बेसिस पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. एक्चुअली एक एटम मैंने बनाया रखा है जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं. इसमें ध्यान रखना होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स ही आपको यूज़ करना है. जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगी आपको वही एटम को फोकस करना है. यहाँ आपके ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स और आप देख रहे हो कि बेसिकली ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट आपका ऑर्बिट आउटरमोस्ट, ये सारे आपके इनर शेल्स हैं जिसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना. ये आपके जो ये वैलेंस, ये देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके आर योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल्स में प्रेजेंट है, एंड दीज आर द इनर इलेक्ट्रॉन्स. ये भी इनर इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होंगे, ये भी और ये भी. तो बेसिकली ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके बहुत हेल्प करते हैं आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे. ठीक है, उसी पे आपको एनर्जी लगानी होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने. इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं. जितने ज़्यादा बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे इनर शेल्स में उतना ज़्यादा आपकी लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल लगेगी. क्यों? क्योंकि देखो न्यूक्लियस इज एक्टिंग, इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो न्यूक्लियर पुल इज ऑलवेज exerted. So this nucleus always exert the force of attractions on the valence electrons toward itself. So what happened, the more the inner electrons will be there, तो ये जो attraction pull होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है वो कम होता जाएगा. इट विल डिक्रीज. सो बेसिकली दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स वर्क्स एज अ शील्डिंग इफेक्ट्स और द स्क्रीनिंग इफेक्ट्स, राइट. एंड इट्स डिक्रीज. ये जो इनर इलेक्ट्रॉन एक तरह से शील्ड बना ले रहते हैं. ठीक है, शील्ड बना लेते हैं जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पुल लग रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वो घट जाता है. तो जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा जो न्यूक्लियर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा वो आपका घटता जाएगा. और क्या होगा, जो न्यूक्लियस जिस एक्सटेंट से इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. सो this particular inner electrons acts as a shielding for this thing valence electrons. So that's why this effect is known as screening effect or shielding effect, right. So more the this thing, जितने ज़्यादा inner electrons होंगे उतना ही ज़्यादा आपका जितना inner electrons होंगे उतना ही ज़्यादा आपका shielding effect या स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्ट करेगा. ठीक है, ये भी ज़्यादा होगा और जिसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस. ठीक है, वो डिक्रीज होता जाएगा, ये ध्यान देना है. एक्चुअली एक फॉर्मूला भी दिया रखा है भाई. ये आपका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और इसका एक फॉर्मूला होता है कि ये आपका एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है और ये आपकी वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है. एक कांस्टेंट है जो कि स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट होता है. ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है. तो ये सब चीज़ें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो अभी मैंने आपको बताया. जो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द इनर इलेक्ट्रॉन्स. तो ग्रेटर द इनर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर विल बी द स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड लेस विल बी योर न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और आप कह सकते हो लेस विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू अप्लाई. तो अब बेसिकली क्या हुआ, इससे आपको ये पता चल गया कि इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, शील्डिंग इफेक्ट आपका बढ़ेगा और न्यूक्लियर चार्ज जो ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल डिक्रीजेस, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. और जब ये डिक्रीज़ हुआ, दिस विल डिक्रीज़, देन ऑटोमेटिकली योर IP विल बी लेस. आपको कम एनर्जी लगानी है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए. तो आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल. Now next is penetration effects of electrons. ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैं I'll tell you the detailing of it. Basically you have to understand about the penetration effect. This has also been applied on the multi electron atom पे ही ये atom पर applied होता है ये. ठीक है, and the electrons clouds of various electrons do not maintain distant boundaries. Basically what happened, the electron clouds of one electrons penetrate into the electrons clouds of some other inner electrons. इसमें होता क्या है, penetration होता है. penetration का मतलब सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं आपके. अब एक इलेक्ट्रॉन ने अपना क्लाउड बनाया रखा है पर्टिकुलर, उसमें वो दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पेनिट्रेट कर जाता है. ठीक है, उसी चीज़ को आप क्या कहते हो, पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हो. ये अराइज होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहा है ना. ये दिस इफेक्ट अराइजेज द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, है ना.
भाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा है दूसरे क्लाउड में, इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई तो चीज़ है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। अब वो क्या खींच रही है जो अपनी तरफ है, वो बेसिकली योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो अपना क्लाउड को छोड़ के वो दूसरे के क्लाउड में चला जा रहा है। अब इसके लिए कुछ वैल्यूज़ आपको दी रहती हैं, अगर आपको याद हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स और या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। सो लेट फोकस ऑन दैट वैल्यूज़। अगर आपको याद हो एन जो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, वो आपको ये बताता है कि कौन से शेल में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर था जो डिसाइड करता है आपका कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यूज़ ये होंगी उसी हिसाब से आपका आप डिसाइड करते हो, ठीक है ना। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हो, अगर इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है आपकी, तो इसका मतलब जो इफ़ इट्स वैल्यू इज़ मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स नियर द न्यूक्लियस डिक्रीजेस। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके नियर द न्यूक्लियस जो होंगे वो कम होंगे, लेकिन अगर एल की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इट्स इफ इट इज़ इंक्रीजेज, देन इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट वे, द वैल्यू ऑफ एल इंक्रीजेज। ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ होगा, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास कम पाए जाएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वैल्यू ऑफ एल जो होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। वैल्यू जो एल होती है वही डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाएगा, एस पे जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा, एफ पे जाएगा। जैसे मैंने आपका स्टार्टिंग में एस पी डी एफ बनाया था और मैंने ऐसे बनाया था। अब ये देखो, अगर ऐसे ये जो इसमें है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पाए जा रहे हैं, नियर द न्यूक्लियस एस के पास, है ना। मीन्स जो एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली पेनिट्रेट कर जाते हैं कंपैरिजन टू पी। पी के इलेक्ट्रॉन्स कम पेनिट्रेट करते हैं इससे, लेकिन डी से ज़्यादा करते हैं। डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी से कम करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एफ में से ज़्यादा करते हैं। तो बेसिकली पेनिट्रेशन पावर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ रही है। आपने देखा ना, एस में ज़्यादा है, इधर कम है। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के पास आते जाते हो, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, है ना भाई। आप जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास जाओगे, भाई यहाँ पे क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली कहीं पे भी जा सकते हैं। इसके क्या है, डी में आराम से जा सकते हैं, लेकिन इसमें एस में नहीं जा सकते हैं, है ना, इतने इजीली नहीं जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होता है, और वो उसके केस में क्या होता है कि वो ज़्यादा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो बेसिकली क्या है कि एस जो है वो न्यूक्लियस के पास है, बहुत क्लोज होंगे, एस के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि पेनिट्रेशन पावर इसकी ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियस से करीब है। इसीलिए ओवर हियर यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स इन द एस सबसेल्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू, अगर एन की सेम वैल्यू है, एस के लिए भी डी के लिए भी इसमें भी, तो भी क्या होगा कि एस में इलेक्ट्रॉन्स में आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें दो ही बातें याद रखना, एक हाफ फिल्ड की, एक हाफ फिल्ड शेल्स और एक कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे देखें कि आपके शेल्स हाफ फिल्ड से कम्प्लीटली फिल्ड हैं, तो एक बात ध्यान रखना कि क्योंकि जो एटम्स हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड वाले होते हैं, ये एटम्स काफ़ी स्टेबल, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो किसी भी एटम में अगर आपको कम्प्लीटली फिल्ड, जैसे आप नियॉन देखिए, ठीक है, इसका 10 है, तो ये 1s2 2s2 2p6, तो ये बेसिकली किस कैटेगरी में आ रहा है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये हाईली स्टेबल है। कम्प्लीटली फिल्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप ज़बरदस्ती चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, ठीक है, तो यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ, इस केस में तुम्हें हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। क्योंकि क्या है, ये केस कैसा है, कम्प्लीटली फिल्ड का। कोई भी नोबल गैसेस का अगर तुम लिखोगे, यानी किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसी दिखे, तो यानी उस कंडीशन में देख लेना आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो आपको ज़्यादा लगेगा। ऐसी कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ और एलिमेंट्स है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम्स हैं, है ना, इनमें क्या है, NS2 होता है एंड में, तो ये भी कम्प्लीटली फिल्ड में आ रहे हैं क्योंकि इनके s ऑर्बिटल्स कंप्लीट हैं। तो इसमें भी यू नीड हाई आयनाइजेशन एनर्जी, कैल्शियम भी ले लेना इसमें। ठीक है, और कोई केसेस हैं जैसे कि आपका हाफ फील्ड, अभी कम्प्लीटली फील्ड का देख रहे हो, हाफ फील्ड में देख लो। हाफ फील्ड में चलो नाइट्रोजन देख लो, 7 होता है, 1s2 2s2
2p3। अब ये p की देखो क्या है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है, हाफ फील्ड की कंडीशन आएगी। तो इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाता है आपका, क्लियर है।